हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणव कुमार सिंह फ्रॉम ISPCS सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 71वीं BPSSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा मंथन मैगजीन के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो नेशनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है इंडिया 6th डिवीजन 2025। देखिए, तो मई 2025 ईस्वी में भारत सरकार ने भारत 6th डिवीजन 2025 को अपनाया। इसका यदि उद्देश्य की बात करें, सपोज यदि प्रश्न स्टेटमेंट वाइज पूछ लेते हैं कि भारत 6th डिवीजन 2025 पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो यदि भारत 6th डिवीजन 2025 के उद्देश्य की बात करें तो भारत को वर्ष 2030 तक छठी पीढ़ी अर्थात 6th जनरेशन के दूरसंचार प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। तो जो इंडिया 6th डिवीजन 2025 है उसका उद्देश्य है कि वर्ष 2030 ईस्वी तक भारत को 6th जनरेशन दूरसंचार प्रौद्योगिकी के एक वैश्विक राष्ट्रों की अग्रणी श्रेणी में स्थापित करना है। इसकी विशेषता है 2022 से लेकर 2031 ईस्वी तक 9 वर्षीय चरणबद्ध मिशन। जो इंडिया 6th मिशन 2025 है वह वर्ष 2022 से लेकर 2031 ईस्वी तक की 9 वर्षीय चरणबद्ध मिशन है। और यदि 6G की बात करें तो देखिए, यह जो 6G है अर्थात जिसे 6th जनरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, 6G सामान्यतः संचार प्रौद्योगिकी की छठी पीढ़ी से संबंधित है, जिसका उद्देश्य 5G अर्थात 5th जनरेशन की तुलना में अधिक तीव्र गति से डाटा का प्रसार करना है। और 6th जनरेशन में सामान्यतः 1 टेराबाइट डाटा प्रति सेकंड की गति रफ्तार से इसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब हम लोग दूसरा बात करें तो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है पहलगांव आतंकी हमला। तो आप सारे लोग जानते होंगे कि पहलगांव आतंकी हमला के उपरांत भारत सरकार ने मिशन ऑपरेशन सिंदूर या मिशन सिंदूर, इसे सामान्यतः ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना जाता है, तो मिशन सिंदूर के रूप में भारत सरकार ने इसकी प्रतिक्रिया दी। तो पहलगांव आतंकी हमला की यदि हम लोग बात करें तो जम्मू कश्मीर के बैसरन घाटी में, ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर के बैसरन घाटी में जो सामान्यतः अनंतनाग जिले में आता है, तो जम्मू कश्मीर के बैसरन घाटी में पहलगांव क्षेत्र में यह आतंकी हमला हुआ था। इसी कारण इसे पहलगांव आतंकी हमला के रूप में जाना गया। और यह जो घटना है वह 22 अप्रैल 2025 को घटित हुई थी, जिसमें कि 26 नागरिकों या 26 पर्यटकों की आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो अब इस आतंकी घटना के उपरांत स्वरूप भारत सरकार ने कुछ प्रतिक्रिया दी है। तो यदि भारत सरकार की प्रतिक्रिया की हम लोग बात करें तो भारत सरकार ने सामान्यतः 5 प्रकार की प्रतिक्रिया दी, जिसमें पहला और महत्वपूर्ण था सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया। यह जो सिंधु जल संधि की बात करें तो सिंधु जल संधि भारत एवं पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में अर्थात वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत एवं पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। सिंधु जल संधि के बारे में हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया गया था कि अटारी बाघा सीमा जो पंजाब क्षेत्र में स्थित है, पंजाब राज्य में अटारी बाघा सीमा चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य किया गया कि पाकिस्तान के लिए सार्क वीज़ा छूट योजना को रद्द कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के लिए सार्क वीज़ा छूट योजना को रद्द कर दिया गया। चौथा इसमें कार्य किया गया कि पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों का निष्कासन कर दिया गया। और पांचवा कार्य किया गया इसमें कि राजनयिकों की संख्या में कमी कर दी गई। तो इस प्रकार से हम लोग पहलगांव आतंकी हमला के बारे में हम लोग जाने। अब नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम लोग बात करें तो देखिए, यह जो नेक्स्ट सेक्शन है इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे सांसदों के वेतन, पेंशन और भत्ते में वृद्धि कर दी गई। यह जो सांसदों के वेतन, पेंशन और भत्ते में वृद्धि की गई है वह मुख्य रूप से वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया है। यदि सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में वृद्धि की जाती है तो यह जो वृद्धि है वह 1954 ईस्वी में जो अधिनियम बना था उसमें परिवर्तन किया जाता है। यह वृद्धि मई 2025 ईस्वी में बढ़ोतरी करने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया था, लेकिन इसका लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2023 ईस्वी से, अर्थात तो 2 वर्ष पीछे जाकर इसे लागू किया जाएगा। वर्तमान समय में यानी कि नई वेतन के बाद यदि हम लोग बात करें, जब सांसदों की वेतन में वृद्धि हो गई उसके बाद वर्तमान समय में जो सांसद हैं उनको 1,24,000 रुपये की मासिक सैलरी मिल रही है। वहीं
पूर्व सांसदों की पेंशन की बात किया जाए तो वर्तमान समय में 31,000 रुपया पूर्व सांसदों को पेंशन मिल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है अपार आईडी। तो आधार कार्ड की तरह ही केंद्र सरकार द्वारा छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए वन नेशन वन कार्ड बनाया गया है, जिसके नाम दिया गया है अपार आईडी। यदि हम लोग अपार के पूरा नाम की बात करें तो अपार का पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। यह जो अपार कार्ड होगा वह आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होगा और आधार कार्ड के कारण डिजी लॉकर से भी यह जुड़ जाएगा। इसी कारण अपार कार्ड से जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं वो सारे छात्र का जो मार्कशीट है या फिर अन्य भी जो एकेडमिक रिकॉर्ड हैं, जितने भी स्टूडेंट अपार कार्ड का बना हुआ होगा, जितने भी स्टूडेंट का, उन सारे अपार कार्ड आधार कार्ड से जुड़ जाएंगे और यह जो आधार कार्ड होगा वह डिजी लॉकर से जुड़ जाएगा। डिजी लॉकर से जुड़ने के बाद सभी छात्रों का रिकॉर्ड, एकेडमिक रिकॉर्ड जो होगा वह डिजी लॉकर पर ऑटोमेटिक अवेलेबल हो जाएगा। तो यही है अपार आईडी। यह जो अपार आईडी है वह आधार कार्ड की तरह ही 12 अंकीय स्टूडेंट आईडी है, यानी कि यह भी आधार कार्ड की तरह ही 12 अंक का एक आईडी कार्ड होगा। तो अभी मैंने उद्देश्य बताया ही कि छात्रों की शैक्षणिक जानकारी एवं उपलब्धियों को संचित और संग्रहित करना। यह आईडी आधार कार्ड से जुड़ी होगी और संबंधित डाटा डिजी लॉकर में संग्रहित हो जाएगा। तो यह हो गया अपार आईडी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 में भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII पुणे और सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कोलकाता को मान्यता विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा दिया है। यानी कि केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे और सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कोलकाता को एक विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण है वह है वॉइस ऑफ किन्नौर। यदि वॉइस ऑफ किन्नौर की हम लोग बात करें तो इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत प्रारंभ किया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है। देखिए, भारतीय सेना द्वारा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ऑपरेशन सद्भावना के तहत एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है। इसे ही वॉइस ऑफ किन्नौर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कुरियन जोसेफ समिति। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए, देखिए आप इसे मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं जब आप पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जब सेंटर स्टेट रिलेशन का अध्ययन कर रहे होंगे तो वहाँ विभिन्न समिति, केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा एवं सुधार के लिए समय समय पर अनेक समिति गठित की गई हैं। उसी समिति के अंतर्गत हाल ही में जो नई परिवर्तन आया है, जिसमें कि तमिलनाडु की सरकार द्वारा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तमिलनाडु की सरकार द्वारा हाल ही में कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसे नाम दिया गया है कुरियन जोसेफ समिति। पूर्व में भी तमिलनाडु की सरकारों द्वारा पीबी राजमन्नार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे पीबी राजमन्नार समिति के रूप में हम लोग जानते हैं। और वर्तमान समय में तमिलनाडु की सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसका नाम दिया गया है कुरियन जोसेफ समिति। तो तमिलनाडु ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति गठित किया है। प्रश्न इतना ही बनने की संभावना है कि हाल ही में गठित कुरियन जोसेफ समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो यदि इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि कुरियन जोसेफ समिति का संबंध निम्न में से किससे है, तो आप लोग आंसर पर क्लिक करेंगे। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित की गई है कुरियन जोसेफ समिति। नेक्स्ट है भारत का पहला हिमालयी जलवायु अनुसंधान केंद्र। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला के चेनानी गांव में भारत का पहला हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र का औपचारिक शुभारंभ किया गया। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भारत का पहला हिमालयी जलवायु अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित की गई है, तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला के चेनानी गांव में भारत का पहला हिमालयी जलवायु अनुसंधान केंद्र गठित की गई है। और यह जो केंद्र है वह समुद्र तल से 2250 मीटर यानी कि 2250 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। नेक्स्ट है महाकुंभ 2025 से संबंधित। तो हाल ही में महाकुंभ 2025 का सफल आयोजन किया गया। तो इसी महाकुंभ 2025 में उत्कृष्ट अग्निशमन और आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को गोवा सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण था, न्यूज में भी काफ़ी रहा है कि महाकुंभ 2025 में उत्कृष्ट अग्निशमन और आपदा प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को गोवा सरकार ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को मार्च 2026 ईस्वी तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को कब तक, फास्ट ट्रैक कोर्ट की अवधि को बढ़ाकर कब तक कर दिया है, तो मार्च 2026 ईस्वी तक। अब सामान्यतः यहाँ एक प्रश्न उठता होगा आपके मन में कि आखिर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है क्या और इसे क्यों गठित किया जाता है। तो देखिए, यह जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है वह सामान्यतः बलात्कार अर्थात रेप और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉस्को 2012 के तहत मामलों में त्वरित और समयबद्ध न्याय प्रदान करने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाता है। यदि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में वित्तीय प्रावधान की हम लोग बात करें तो सामान्यतः यह जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है वह केंद्र प्रायोजित स्कीम है अर्थात सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें कि सामान्य राज्यों की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें सामान्यतः केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40% अंश प्रदान किया जाता है। जबकि पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में 90% की जो आर्थिक सहायता है वह केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है और 10% की जो आर्थिक सहायता है वह संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। अर्थात सामान्य राज्यों में 60:40 का अंशदान की व्यवस्था की गई है और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में 90:10 के अंशदान की व्यवस्था की गई है। तो यह हो गया फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, जिसकी अवधि को बढ़ाकर 2026 कर दिया गया है। नेक्स्ट, यदि अब हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करें, देखिए तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को प्रारंभ करने से पूर्व आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि 71वीं BPSSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ISPCS सेंटर द्वारा करंट अफेयर से संबंधित एक बैच उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें कि प्रतियोगिता दर्पण का मासिक शॉर्ट नोट्स, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, इसके अलावा परीक्षा मंथन के शॉर्ट नोट्स, इसके साथ साथ कई सारे विजन IAS का शॉर्ट नोट्स, विजन IAS के शॉर्ट नोट्स भी हम लोग इस बैच के अंतर्गत अवेलेबल करवाएंगे। तो इस बैच से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान ने खुद को स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया है। तो अब यदि हम लोग बलूचिस्तान की बात करें तो देखिए, बलूचिस्तान की जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह 3,47,190 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 44% क्षेत्र कवर करता है। और यह पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो कि ईरान एवं अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। अब हम लोग सिंधु जल समझौता के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सिंधु जल समझौता के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सिंधु जल समझौता की यदि अध्ययन किया जाए तो यह सर्वप्रथम 19 सितंबर 1960 ईस्वी को वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, इस संधि के अंतर्गत पाकिस्तान को सिंधु नदी तंत्र का 80% पानी उपलब्ध कराया जाता है। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से सिंधु, झेलम और चिनाब की नदियों का 80% जो जल है उस पर पाकिस्तान को अधिकार प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त जो रावी, ब्यास और सतलज नदी हैं, इन नदियों की जल पर भारत को अधिकार प्रदान किया गया था। अब यदि हम लोग सिंधु जल समझौता के तहत कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन की बात करें तो संधि के अनुच्छेद 8 का सेक्शन 5 के तहत यह अस्थाई सिंधु आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसका बैठक वर्ष क्रमवार रूप में भारत और पाकिस्तान में आयोजित की जाती है। अर्थात सपोज यदि किसी वर्ष भारत में आयोजित किया गया तो उसके अगले वर्ष जो होगा वह इसकी बैठक पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। इसी का सेक्शन जो अनुच्छेद 9 है, यानी कि सेक्शन 9 कहता है कि सिंधु जल समझौता से संबंधित मतभेद और विवादों के निपटारे से संबंधित व्यवस्था किया गया है सिंधु जल समझौता का सेक्शन 9 के अंतर्गत। तो यह हो गया सिंधु जल समझौता। हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि पहलगांव आतंकी हमला के उपरांत भारत ने सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट है IORA अर्थात इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। देखिए, भारत ने नवंबर 2025 में इसकी अध्यक्षता संभालेगा, अर्थात नवंबर 2025 में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष भारत बनेगा। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की बात करें तो यह हिंद महासागर की सीमा से लगे देशों के बीच आर्थिक सहयोग एवं क्षेत्रीय एकीकरण को
बढ़ावा देने हेतु गठित एक अंतर सरकारी संगठन है। यह जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है वह हिंद महासागरीय क्षेत्र देशों के बीच क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए गठित एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 7 मार्च 1997 ईस्वी को की गई थी। और यह जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का विचार है वह पहली बार नेल्सन मंडेला ने अपनी 1995 ईस्वी में भारत यात्रा के दौरान व्यक्त किए थे। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन किसके दिमाग या किसके विचारों की उपज है, तो यह हो जाएगा नेल्सन मंडेला। अब 1995 ईस्वी में जब इसका गठन किया गया तो 1995 ईस्वी में इसका नाम था हिंद महासागर रिम पहल, लेकिन 1997 ईस्वी में इसका नाम बदलकर हिंद महासागर रिम क्षेत्रीय सहयोग संघ कर दिया गया और यही संगठन बाद में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के रूप में विख्यात हुआ। वर्तमान समय में यदि इसमें सदस्यों की बात करें तो 23 देश इसके सदस्य हैं और 10 ऐसे हैं जो कि इसके पर्यवेक्षक या साझेदार देश के रूप में जाने जाते हैं। तो यह हो गया इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ। तो यह भी एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है कि भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल टैरिफ। देखिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज में रहा है, यह न्यूज में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ है क्या। तो रेसिप्रोकल टैरिफ सामान्यतः एक व्यापार नीति है जिसमें एक देश दूसरे देश द्वारा अपने उत्पादों पर लगाए गए शुल्क के बराबर शुल्क लगाता है। सपोज यदि हम लोग बात करते हैं अमेरिका द्वारा कई देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया गया, तो सपोज यदि अमेरिका गोल्ड पर 49% की टैरिफ लगाता है, तो और वही टैरिफ यदि भारत भी अमेरिका से आयातित किए गए वस्तुओं पर 49% की यदि टैरिफ लगा देता है तो इससे माना जाएगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ है। सामान्य शब्दों में इसे समझ सकते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब टिट फॉर टैट वाली स्थिति हो गई कि यदि तुम हमारी वस्तुओं पर एक निश्चित प्रतिशत का तुम टैरिफ लगाओ, टैक्स बढ़ाओगे, उतना ही टैक्स हम भी लगाएंगे, तो इसे रेसिप्रोकल टैरिफ के रूप में जाना जाता है। अमेरिका ने 2 अप्रैल 2025 को भारतीय उत्पादों पर 26% की टैरिफ लगाने की घोषणा की। तो यह रेसिप्रोकल टैरिफ सामान्यतः इसी कारण न्यूज में रहा है कि अमेरिका ने विश्व के विभिन्न देशों की से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसी कारण कई जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ का शब्द दिया गया और बताया गया कि यदि एक देश दूसरे देश द्वारा अपने उत्पादों पर लगाए गए शुल्क के बराबर यदि वह शुल्क लगाता है या टैक्स लगाता है तो इसे रेसिप्रोकल टैरिफ के रूप में जाना जाएगा। अब देखिए भारत सरकार ने जब पहलगांव आतंकी हमला के उपरांत जब सिंधु जल समझौते का निलंबन किया, उसी के प्रत्युत्तर स्वरूप ने पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित कर दिया। तो यह जो शिमला समझौता है वह 1972 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। तो इससे 2 प्रश्न बनने की संभावना है कि शिमला जल समझौते को कब हस्ताक्षर किया गया, तो वर्ष 1972 में, और इस पर किन किन व्यक्तियों का हस्ताक्षर हुआ, तो तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो। नेक्स्ट है अमेरिका द्वारा भारत में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है वह संभवतः न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित है जिसमें कि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। अमेरिकी कंपनी होल्टेक इंटरनेशनल ने इसके लिए हस्ताक्षर किया है। और यह देखिए भारत अमेरिका के मध्य यदि असैन्य परमाणु समझौता की बात करें तो वर्ष 2008 ईस्वी में भारत और अमेरिका के मध्य असैन्य परमाणु समझौता वर्ष 2008 ईस्वी में हुआ था। इसे 123 या 123 समझौता के रूप में भी हम लोग जानते हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की यदि क्षमता की बात करें तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की क्षमता होती है 300 मेगावाट, अर्थात 300 मेगावाट की वैसी न्यूक्लियर रिएक्टर जिसके अंतर्गत 300 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जा रहा हो, उसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी चर्चा में रहा था, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 से। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को किया गया
और यह जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 है वह अभी तक का 6ठा सम्मेलन है और 7वां सम्मेलन की अध्यक्षता बांग्लादेश को प्रदान की गई, यानी कि 7वां शिखर सम्मेलन इसका बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, यदि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 की थीम की बात करें तो इसका थीम है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला एवं खुला। ध्यान दीजिएगा, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का थीम है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला एवं खुला। और बिम्स्टेक के यदि सदस्यों की हम लोग बात करें तो इसके सदस्य हैं भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड। ये सभी बिम्स्टेक के सदस्य हैं। वर्तमान समय में बिम्स्टेक सदस्यों की संख्या है 7। वर्तमान समय बिम्स्टेक में टोटल 7 सदस्य हैं। अब यदि हम लोग बिम्स्टेक के पूरा नाम की बात करें तो बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 6 जून 1997 ईस्वी को। वर्तमान समय में इसके सदस्य, ध्यान दीजिएगा, स्थापना के समय जब बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी तो उस समय बिम्स्टेक में टोटल 4 सदस्य थे, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। लेकिन 31 जुलाई 2004 ईस्वी को इसका पहला शिखर सम्मेलन में इसका नाम परिवर्तित कर बिम्स्टेक कर दिया गया और वर्तमान समय में इसको टोटल 7 सदस्यों की संख्या टोटल 7 हैं, जिसमें कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने सारे सदस्यों की संख्या बताया। और इसका सचिवालय है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने 21 सूत्रीय कार्य योजना प्रस्तुत की, यानी कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री ने 21 सूत्रीय कार्य योजना को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग 2025। तो रायसीना डायलॉग 2025 को 17 से 20 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया और यह जो रायसीना डायलॉग है और अभी तक का 10वां संस्करण है, जिसे कि 2016 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। यानी कि 2016 से लेकर 2025 ईस्वी तक की जो रायसीना डायलॉग है वह 2025 में 10वां संस्करण इसका आयोजन किया गया और पहला संस्करण 2016 में आयोजित किया गया था। रायसीना डायलॉग मुख्य रूप से भू रणनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन है, जिसमें कि भू राजनीतिक और भू आर्थिक विषयों पर विचार विमर्श किए जाते हैं। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष भारतीय विदेश मंत्रालय और ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। यह जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है यह एक NGO है जो कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर अपने विचार विमर्श रखता है। और रायसीना डायलॉग 2025 का यदि थीम की बात करें तो रायसीना डायलॉग 2025 का थीम है काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। ध्यान दीजिएगा, इसका थीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट रायसीना डायलॉग 2025 का थीम है। हाल ही में स्वीडन और कनाडा के वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड एवं कनाडा के मध्य डेविस स्ट्रेट में एक नया महाद्वीप डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट खोजा है। तो और यह जो नया जो महाद्वीप खोजा गया है वह बेफिन द्वीप पर स्थित है। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में स्वीडन और कनाडा के वैज्ञानिकों ने किन क्षेत्रों में एक नया महाद्वीप खोजा है, या फिर इसे एक और प्रश्न बनने की संभावना है कि हाल ही में स्वीडन और कनाडा के वैज्ञानिकों ने एक नया महाद्वीप की खोज किया है, वह महाद्वीप किस क्षेत्र पर स्थित है, या उस महाद्वीप का क्या नाम है, या किस क्षेत्र पर स्थित है, या फिर किस देशों के वैज्ञानिकों ने उस महाद्वीप को खोजा है। तो इन सारे का आपको आंसर इसमें मिलेगा कि हाल ही में स्वीडन और कनाडा के वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड एवं कनाडा के मध्य डेविस स्ट्रेट में, यानी कि डेविस जल संधि में एक नया महाद्वीप डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट खोजा है और यह जो माइक्रो कॉन्टिनेंट है वह बेफिन द्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट है आर्टेमिस समझौता। यदि आर्टेमिस समझौता की हम लोग बात करते हैं तो बांग्लादेश आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला विश्व का 54वां देश बन गया है तथा भारत के बाद वह दक्षिण एशिया का दूसरा देश बन गया है जो कि आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है। आर्टेमिस समझौता की यदि हम लोग बात करते हैं तो आर्टेमिस समझौता को नासा ने 2020 ईस्वी में प्रारंभ किया था, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से बाह्य अंतरिक्ष की खोज एवं उसका शांतिपूर्ण उपयोग करना है। भारत इसमें शामिल होने वाला 27वां देश बना था, जो कि 21 जून 2023 ईस्वी को भारत ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य है भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य है शून्य या न्यूनतम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों के विकास और डिजिटल समाधानों को अपनाने में तेजी लाना। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान द्वारा बनाया गया है। तो यह भी काफ़ी न्यूज में रहा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से बीपीएससी ने 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में वन लाइनर प्रश्न पूछे हैं सामान्यतः करंट अफेयर्स में, उसको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है पॉइंट नेमो। तो पॉइंट नेमो को बताने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे देते हैं कि 71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आईएसपीसीएस सेंटर द्वारा करंट अफेयर से संबंधित एक बैच प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स, विजन आईएएस मैगजीन का शॉर्ट नोट्स, परीक्षा मंथन का शॉर्ट नोट्स, इसके अलावा डेली पीआईबी अपडेट्स उसमें अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो इस बैच से संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग पॉइंट नेमो की बात करें। तो यह जो पॉइंट नेमो है वह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित पृथ्वी का सबसे दूरस्थ स्थल है। इसे दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव के रूप में भी जाना जाता है और यह दक्षिण अमेरिका और न्यूजीलैंड के बीच अवस्थित है। इसे वर्ष 1992 ईस्वी में हार्वोज लुकाटेला ने खोजा था। यानी कि जो पॉइंट नेमो है वह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित पृथ्वी का सबसे दूरस्थ स्थल है, जिसे वर्ष 1992 ईस्वी में हार्वोज लुकाटेला ने खोजा था। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्रह्मा। यदि हम लोग ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें तो जब म्यांमार और थाईलैंड के क्षेत्र में विनाशकारी भूकंप आया तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने मानवीय सहायता और राहत एवं बचाव कार्यों के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा को प्रारंभ किया और भारत सरकार द्वारा इसे 28 मार्च 2025 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट्स है भारत वर्ष 2025 से 2027 के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का सदस्य चुना गया है। तो भारत वर्ष 2025 से 27 के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का सदस्य चुना गया है। यदि हम लोग ISAR की बात करें तो अंकटाड का एक विशेषज्ञ समूह है। यदि अंकटाड की हम लोग बात करते हैं तो अंकटाड जो है UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी है। नेक्स्ट है अंतर संसदीय संघ। अंतर संसदीय संघ की स्थापना सामान्यतः वर्ष 1889 ईस्वी में किया गया था, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। और इसके यदि आदर्श वाक्य की हम लोग बात करें तो लोकतंत्र के लिए सभी के लिए, इसका आदर्श वाक्य है। अंतर संसदीय संघ का आदर्श वाक्य है लोकतंत्र के लिए सभी के लिए। इसका हालिया सम्मेलन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड कि हाल ही में हंगरी ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अपनी सदस्यता को वापस ले ली है। नेक्स्ट है कि हाल ही में फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में फोल्सविलर की मिट्टी के नीचे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में फ्रांस के किस क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है, तो फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। नेक्स्ट यदि आर्थिक परिदृश्य की हम लोग बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट अनुसार भारत वर्ष 2025 में 6.5% की वृद्धि दर से आगे बढ़ेगा। अर्थात भारत की जो ग्रोथ रेट होगी वह वर्ष 2025 में 6.5% की ग्रोथ रेट होगी और इस अवधि में वैश्विक विकास दर 2.3%, चीन की विकास दर 4.4%, तो वहीं जापान की विकास दर 0.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है IMF ने हाल ही में भारत से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत की GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में दोगुने की वृद्धि देखने को मिली है, जो कि 2015 में यह 2.1 लाख करोड़ रुपया थी और वर्ष 2025 में यह बढ़कर 4.3 लाख करोड़ रुपया हो गए। यानी कि 2015 से 2025 की अवधि की बात करें तो इस अवधि में टोटल 105% की वृद्धि देखने को मिलती है। इसी अवधि में यदि हम लोग अमेरिका की GDP में वृद्धि की बात करें तो अमेरिका की GDP में 66% की वृद्धि देखने को मिलती है, जो कि वर्ष 2015 में 18.3 लाख करोड़ थी, वह बढ़कर 30.3 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। और 2025 में यदि जापान और 2027 में जर्मनी से बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यानी कि IMF की बात करें तो IMF ने यह अनुमान व्यक्त किया है कि वर्ष 2025 में भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी वह जापान से बड़ी हो जाएगी और जो 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था होगी और जर्मनी को पीछे छोड़कर जर्मनी से बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। नेक्स्ट, और एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट की चर्चा की गई इसमें, वह है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर रिपोर्ट। यदि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट की बात किया जाए तो यह अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है, और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 8% की गिरावट देखने को मिली है और विकसित अर्थव्यवस्था में एफडीआई में 43% की वृद्धि हुई है तथा विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में एफडीआई में 2% की कमी देखने को मिली है। इसी प्रकार यदि हम लोग एशिया में बात करें, इसी रिपोर्ट के संदर्भ में एशिया में एफडीआई प्रवाह में 7% की कमी देखने को मिली है, लेकिन चीन में जहां 29% की कमी देखने को मिली है, वहीं भारत में एफडीआई प्रवाह में 13% की वृद्धि देखने को मिली है। अब हम लोग अंकटाड के बारे में यदि जानते हैं तो अंकटाड की स्थापना 1964 ईस्वी में अंकटाड को स्थापित किया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। इसका उद्देश्य था कि सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापार निवेश से संबंधित मुद्दों पर नीतिगत सलाह देना। यह जो अंकटाड है वह विभिन्न देशों को व्यापार और निवेश से संबंधित विभिन्न विषयों पर नीतिगत सलाह देने का कार्य करता है। अंकटाड द्वारा सामान्यतः 4 रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, जिसमें पहला है व्यापार और विकास रिपोर्ट यानी कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दूसरा है विश्व निवेश रिपोर्ट, तीसरा है डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट और चौथा है प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट। ये जो 4 प्रकार के रिपोर्ट हैं जो कि सामान्यतः अंकटाड द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि वर्ष 2024-25 में अमेरिका लगातार चौथी बार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। यानी अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है वह वर्ष 2024-25 में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देखिए यह कह रहा है कि वर्ष 2024-25 में अमेरिका लगातार चौथी बार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। यानी कि भारत और अमेरिका के मध्य यदि वर्तमान समय में द्विपक्षीय कारोबार की बात करें तो भारत और अमेरिका के मध्य जो द्विपक्षीय कारोबार है वह वर्ष 2024-25 में 131.84 अरब डॉलर हुआ है। वर्ष 2024-25 में भारत और अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय कारोबार। चीन के साथ व्यापार घाटा रहा है 99.2 अरब डॉलर का और चीन को भारत ने निर्यात किया है 14.25 अरब डॉलर, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 14.5% की कमी को व्यक्त कर रहा है। और चीन से आयात किया गया है 113.45 अरब डॉलर, जो कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 11.52% की वृद्धि देखने को मिली है। अब यदि भारत के टॉप 3 व्यापारिक साझेदार की बात करें तो भारत के टॉप 3 में पहला स्थान पर है यूएसए, दूसरा स्थान पर है चाइना और तीसरा स्थान पर है यूएई। नेक्स्ट फैक्ट्स है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित। तो देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की हम लोग बात करें तो पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट है डीआरडीओ का स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। तो हाल ही में डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के सयोपुर से पहली बार इसका सफल परीक्षण किया और डीआरडीओ के आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब सपोज यहाँ प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का उपयोग किस चीज़ में किया जाएगा। तो इसका उपयोग सामान्यतः सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी, आपदा प्रबंधन एवं पृथ्वी अवलोकन में इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप श्रवम एआई को देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करने की जिम्मेवारी दी है। अब यदि लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात करें तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वह सामान्यतः एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित मॉडल है जो कि भाषा को समझने, संशोधित करने और उत्पन्न करने में सक्षम होता है। अब विश्व के विभिन्न यदि एलएलएम की हम लोग बात करें तो देखिए एक है जीपीटी जिसका निर्माण ओपन एआई द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है जेमिनी, यह गूगल का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। और नेक्स्ट है ग्रोक जो कि एक्स ट्विटर जो वर्तमान में जिसे नाम परिवर्तित कर एक्स कर दिया गया, जो कि एक्स की लार्ज लैंग्वेज मॉडल व्यवस्था है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है बेंगलुरु का स्टार्टअप
QPIAI ने विश्व क्वांटम दिवस अर्थात 14 अप्रैल के अवसर पर QPIAI इंडस नामक एक क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में भारत के किस AI संस्था ने पहला क्वांटम कंप्यूटर विकसित किया है, तो QPIAI नामक एक स्टार्टअप है जिसने विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल के अवसर पर QPIAI इंडस नामक एक क्वांटम कंप्यूटर विकसित किया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 24 अप्रैल को इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया 24 अप्रैल को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी क्षेत्र में। नेक्स्ट है आयरन बोर्ड। आयरन बोर्ड जो है वह गूगल द्वारा विकसित एक कंप्यूटर चिप है। गूगल ने हाल ही में कंप्यूटर चिप विकसित किया है जिसका नाम दिया है आयरन बोर्ड। नेक्स्ट है नासा ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का सटीकता से अध्ययन करने के लिए विश्व का पहला अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंसर विकसित किया है। उस सेंसर का नाम दिया गया है क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पैथफाइंडर। उस क्वांटम सेंसर का नाम दिया गया है क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पैथफाइंडर। तो नासा ने हाल ही में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का सटीकता से अध्ययन करने के लिए विश्व का पहला अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंसर विकसित किया है जिसका नाम है क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पैथफाइंडर। नेक्स्ट है चंद्रयान 5। तो चंद्रयान मिशन की हम लोग बात करते हैं तो चंद्रयान 1 को सबसे पहले 2008 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन को 2019 ईस्वी में, चंद्रयान 3 को 2023 ईस्वी में लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 4 जो है 2027 ईस्वी में प्रस्तावित है कि चंद्रयान 4 को वर्ष 2027 ईस्वी में प्रक्षेपित किया जाएगा। इसी प्रकार से जो चंद्रयान 5 मिशन को भी केंद्र सरकार ने मार्च 2025 में मंजूरी प्रदान कर दी है और यह चंद्रयान 5 मिशन होगा जो कि 2 देशों भारत और जापान का संयुक्त मिशन होगा। इसमें 250 किलोग्राम का रोवर चंद्रमा के सतह पर उतारे जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है बायोमास उपग्रह मिशन। यदि हम लोग बायोमास उपग्रह मिशन की बात करते हैं तो 29 अप्रैल 2025 को फ्रेंच गुयाना के कोरोऊ स्पेस पोर्ट से बायोमास उपग्रह मिशन को लॉन्च किया गया और जो बायोमास उपग्रह मिशन है वह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रारंभ किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है बायोमास और कार्बन सामग्री का वैश्विक स्तर पर आकलन करना। इसे जो बायोमास उपग्रह मिशन है इसे 660 किलोमीटर पृथ्वी सतह से 660 किलोमीटर के ऊपर सूर्य तुल्य कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तो यह है बायोमास उपग्रह मिशन जो कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा लॉन्च किया गया है 29 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट है एक्जियोम 4 मिशन। एक्जियोम 4 मिशन की हम लोग बात करें तो अमेरिका स्थित निजी स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस द्वारा मई 2025 ईस्वी में प्रक्षेपित किया जाने का निर्णय लिया गया था और इसका उद्देश्य है यह एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष पहल है जिसमें कि चालक दल में 4 सदस्यों को शामिल किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि इस चालक दल में एक भारतीय पायलट शामिल है जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। तो इसमें अन्य 3 व्यक्ति हैं अमेरिका के पैगी व्युटसन, नेक्स्ट है पोलैंड के स्लावोसज इजानस्की और नेक्स्ट हंगरी के टिबोर कापू। ये 4 व्यक्ति शामिल होंगे एक्जियोम 4 मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट है GAIA अंतरिक्ष मिशन। तो हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा GAIA नामक वेधशाला को बंद करने की घोषणा की गई है। GAIA का यदि पूर्ण नाम की हम लोग बात करते हैं तो ग्लोबल एस्ट्रोमेटिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स इसका पूरा नाम था। इसे 19 दिसंबर 2013 ईस्वी को प्रक्षेपित किया गया था। इसने अभी तक 1.5 लाख से अधिक क्षुद्रग्रहों का पता लगाया है। तो हाल ही में GAIA मिशन को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा बंद करने की घोषणा कर दी गई है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था वो समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।